मित्रों, नमस्कार। डॉक्टर संजीव कुमार का आप सबको इस अनुस्वार मंच से। आज हमारे साथ हैं उदीयमान कवयित्री वंदना गुप्ता। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में स्नातक किया, कंप्यूटर में डिप्लोमा लिया और उसके बाद लिखना शुरू किया। तो कविता, उपन्यास, कहानी, समीक्षा, लेख, बहुत कुछ लिखा। बाइलिंगुअल किताब भी एक पब्लिश हुई है। और करीबन 31 साझा संग्रहों में आपने भाग लिया है। कविता कोश और सृजन पत्रिका से संबंधित है। सम्मान अगर देखें तो कम से कम आधा दर्जन से अधिक सम्मान प्राप्त किए हैं। आज हम लोग उनकी साहित्यिक यात्रा पर चर्चा करेंगे और पड़ताल करेंगे उनके अचीवमेंट की, उनके लेखन प्रक्रिया की। तो स्वागत है वंदना जी, अनुस्वार के मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार संजीव जी। प्रश्नों की श्रृंखला में हम ये कह सकते हैं कि आपकी साहित्यिक यात्रा पर हम आपसे चर्चा करेंगे। और इसीलिए पहला प्रश्न ये होगा कि आपकी साहित्यिक यात्रा कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और किसकी प्रेरणा रही आपको? जी संजीव जी, साहित्यिक यात्रा अगर देखा जाए तो वैसे तो बचपन से ही शुरू हो गई। अगर देखा जाए तो कि बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, तो जो भी किताब आती थी सामने मैं वो सब पढ़ लेती थी। वाह। यहाँ तक कि मतलब कुछ भी, और हमारा घर का माहौल था धार्मिक माहौल। अच्छा। तो उसमें मेरे पास मतलब इतना धार्मिक किताबें जितनी भी थी, चाहे ये रामायण हो, भागवत हो या कल्याण हो, मतलब ये सब हमारे घर में मिला करती थी। अच्छा। और मैं उनको मतलब कुछ भी उसमें मिल जाए मुझे पढ़ने को, मैं पढ़ लेती थी। उसके अलावा और भी किताबें पढ़ी अपने, जैसे जैसे होश संभाला। लेकिन पढ़ने की तो बहुत यात्रा मेरी बचपन से ही शुरू हो गई थी। तो वो कहते हैं एक तरीके से जैसे बीज होता है ना, वो डल चुका था अंदर। लिखने की अगर आप यात्रा कहेंगे तो लिखने की यात्रा भी एक तरीके से जब मैं कॉलेज में थी तब से शुरू हो गई थी। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपने छपना और करना पूर्ण रूप से लेखन में कब आई, तो ये यात्रा मेरी 2007 से शुरू हुई है। उससे पहले ये था अपनी डायरी में कैद किया करती थी, जो लिखा मन में आया, जो भी भाव आए तो शेरो शायरी के रूप में, कविता के रूप में अपनी डायरी में कैद करती रही। और जब ये कंप्यूटर आया तो उस टाइम पर ही ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी। जी जी। ये अमिताभ बच्चन का के बारे में सुना था कि ये इनका एक ब्लॉग है और उस पर लिखते हैं। तो मैं सोचती थी क्या होता है, कुछ पता नहीं था। जब मेरे घर में कंप्यूटर आया तो मेरी बिटिया कहने लगी, मम्मी आपको तो लिखने का शौक है, आप लिखा करिए। तो मैंने कहा कि भाई मैंने सुना तो है कि ब्लॉग वगैरह होता है, वो क्या होता है? कहती है मैं बनवाती हूँ ना आपके साथ बैठ के। उसने फटाफट मेरी मेल आईडी बनवाई और उसके साथ ही हमने ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म जो है वो उस पर अपना एक ब्लॉग बना लिया। तो वहां से मतलब पहली बार ये समझ नहीं आया कि मैं क्या लिखूं। जबकि उससे पहले क्या होता था कि जैसे मेरी एक आधी फ्रेंड्स ऐसी थी, जानती थी वंदना लिखती है, तो जैसे उनके बच्चों के लिए स्कूल में जरूरत होती थी कि भाई इस पे पोयम लिख के लानी है, वंदना ये तू ही लिख के दे सकती है। अब मैं पार्क में बैठी हूँ, वहीं बैठे बैठे 4-6 पंक्तियां लिखी और उनको दे दी। तो ये चीज तो चलती रहती थी, ये अपने बच्चों का हुआ वो चलता रहता था। तो बिटिया कहने लगी, मम्मी आप तो मिनट में लिख लेती थी, आप अब लिखो ना इसके ऊपर। मैंने कहा ठीक है। तो पहली बिग पोस्ट तो यही लिखी कि क्या लिखूं, यही नहीं समझ आ रहा था। फिर धीरे धीरे क्योंकि अचानक से कुछ ऐसा करना हो तो समझ नहीं आता ना। लेकिन फिर यात्रा आरंभ हो गई
कि मैंने उसके ऊपर अपने मन के भाव लिखने शुरू किए। और मतलब ब्लॉग था, उसके बारे में भी कुछ नहीं पता था। तो पहले 1-2 पोस्ट ऐसे ही लिख दी और कुछ समय बाद गई तो देखा कुछ लोगों के उसमें कमेंट आए हैं, तो उसने मुझे थोड़ा-सा हौसला दिया कि हाँ, कैसे अपना मतलब लोग आपको पढ़ते हैं। यहाँ पे जाके ये पता चला कि यहाँ आप अगर लिखते हो तो लोग पढ़ते हैं। फिर धीरे-धीरे जब पोस्ट डालने लगी, लोग पढ़ने लगे, तो उसके लोगों को मैं और जो राइटर्स थे उनको पढ़ने जाने लगी। उसी के माध्यम से, क्योंकि जो आते थे उनके माध्यम से। उस टाइम पर क्या होता था, ब्लॉग, वाणी, चिट्ठा जगत, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स थे जिनके ज्वाइन करना पड़ता है। फिर मुझे कुछ मित्र थे जो बने थे लेखन के माध्यम से। मैं किसी को नहीं जानती थी, मेरी कोई कहीं पे वो नहीं थी कि भाई कोई जानकार हो, उनके माध्यम से जुड़ी हूँ। तो वहां से मैंने उन्होंने बताया कि यहाँ पे ज्वाइन करिए, उन्होंने लिंक्स दिए, उससे ज्वाइन किया। तो मैं एक बहुत बड़ा संसार मेरे आगे खुल गया ब्लॉगिंग का। तो सबसे पहले यात्रा मेरी ब्लॉगिंग के माध्यम से हुई, और जहां पर मेरा पहले एक ही ब्लॉग था, जिंदगी एक खामोश सफर। उसके बाद जो है मैंने दूसरा वो 1-1.5 साल, मतलब 1 साल में मैंने कुछ एक पोस्ट डाली थी। अब मैं बीच में कुछ समय नहीं डाल पाई और मैं भूल गई कि अब ये कैसे जाया जाएगा। तो मैंने फिर दूसरा ब्लॉग बनाया कि जख्म जो फूलों ने दिए, और फिर वहां पे शुरू किया। तो एक मित्र के माध्यम से मुझे वो पुराना ब्लॉग का यूआरएल मिल गया। तो मैंने कहा चलो, अब मुझे समझ आ गया कि हाँ, कैसे पहुंचा जाता है। अपने ब्लॉग अगर खो जाए तो वो किस तरीके से मिलेगा, तो वो चीज सीखी। फिर एक मैंने ब्लॉग बनाया, एक प्रयास, जिस पर मैं अपनी कहानियां लिखनी शुरू की मैंने। तो इस तरीके से मेरी एक साहित्यिक यात्रा आरंभ हुई। बाकी अगर आप ये कहें कि पहला अगर लेखन में आया है, छपने का सिलसिला तो मेरा शुरू हो गया था तकरीबन 2010-11 के बाद शुरू हो गया था, जहां साझा संग्रहों में पहले शुरुआत हुई थी मेरी। बाद में मैंने मेरा अपना एकल काव्य संग्रह आया, जो हिंदी अकादमी दिल्ली के सौजन्य से प्रकाशित हुआ। बहुत सुंदर। आपकी पहली कविता, मैं समझता हूँ कविता ही आपने लिखना शुरू किया था, तो कविता पहली कब प्रकाशित हुई? ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी पहली कविता कब प्रकाशित हुई, क्योंकि मैंने साझा संग्रहों में दी थी सबसे पहले। मैं कभी ना, मतलब ये होता था कि कहीं से कोई मांगेगा तो मैं दे देती थी, और ये मेरी आज तक भी आदत है, जल्दी से अपने आप चीज भेजती नहीं हूँ कहीं। और मुझे काफी दोस्त कहा करते थे कि आप अपने लेखन का मतलब भेजा करिए पत्रिकाओं में। तो मेरे पास कोई लिंक्स नहीं होते थे कि मैं कहाँ भेजूं। इस चक्कर में मैंने कहीं नहीं भेजी। तो पहली तो कविता आपको याद नहीं है? नहीं, मैंने भेजी ही नहीं। मैंने तो सिर्फ साझा संग्रह में भेजी पहले। हाँ, तो कब कब आपकी पब्लिश हुई पहली कविता? किसी ये 2011 में। बराबर, ये आंसर चाहिए था। जी 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 जी। कुछ भी हो जाए, पत्रिकाओं में नहीं भेजी थी। कुछ भी हो जाए, पहली कविता पहले प्यार की तरह ही होती है, भूलती जी नहीं। बिल्कुल। तो अगर आपको याद हो कुछ उसके अंश तो आप सुनाएंगे? नहीं, मैं बिना उसके तो नहीं सुना सकती। आपके आसपास किताब रखी होगी कहीं? क्योंकि हाँ, किताबें मैं रख के नहीं बैठी अपने पास, कोई भी नहीं रख के बैठी अभी। एक किताब उठा लीजिए कोई। आप अच्छा, मैं कोई, हाँ, वैसे उठा के आपको वैसे किताब मैं सुना सकती हूँ। कविता आप कोई भी सुनना चाहें तो कविता सुना देती हूँ। चलिए सुनिए। अगर आप कहेंगे पहली वाली सुनाओ तो मुश्किल होगी वो निकालना अभी। कोई बात नहीं, एग्जामिशन ग्रांटेड। हाँ, तो फिर ठीक है, फिर तो मैं कविता सुना देती हूँ। सुनाइए। तो शीर्षक है उसका, स्त्रियों का नया स्वांग। खुद को समेट कर रखती है अपने अंदर ही, बाहर नहीं मिलता कोई कोना या ठिकाना, सुस्ताने नहीं मिलते हर सिंगार, खोखले संदर्भों से परिभाषित नहीं किए जा सकते संबंध,
आगने नेत्रों और बोलियों से हिल जाती हैं पुख्ता नींवें भी एक दिन। रबड़ को एक हद तक खींचना ही शोभा देता है। तात्पर्य यह है कि स्त्रियों ने सीख लिया है तुम्हारी परिक्रमा से बाहर एक वृत्त बनाना, जो उनसे शुरू होकर उन पर ही खत्म होता है। यह स्त्रियों का नया स्वांग तुम्हारे अहम पर आखिरी चोट है। घुटने चलने के नियमों को ताक पर रख कर ली है उसने अपनी रीढ़ सीधी। आओ, कर सको तो करो स्त्रियों की नई दुनिया को सलाम। आमीन कहने भर से हो जाएगी हर मुश्किल आसान। बहुत सुंदर, शुक्रिया। भाषा का प्रभाव बड़ा अच्छा है आपका कविता में। जी शुक्रिया शुक्रिया। आपकी आवाज कम आ रही है, जरा कम आ रही, बढ़ा लेता हाँ हूं। जी। तो आपने कविता को ही क्यों चुना अन्य विधाओं की तुलना में? संजीव जी, मैंने किसी को नहीं चुना, मुझे कविता ने चुना है। वाह भाई वाह। रचनाकार कुछ नहीं है, जो रचना है ना वो रचनाकार को चुनती है कि मुझे इसके पास जाना है और इससे क्या लिखवाना है। कम से कम मैं अपने अनुभव से ये बात कह सकती हूँ अपने लिए। मैं सब ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है और सबका अपना अपना सत्य होता है, लेकिन मेरा सत्य यह है कि मुझे रचना चुनती है। बहुत सुंदर। मैं किसी रचना को कभी नहीं चुन पाई, और जिस पे मैं सोचती हूँ कि मुझे इस विषय पे लिखना है उस पर एक पंक्ति भी नहीं लिख पाती। वाह। लेकिन जब रचना खुद आती है मेरे पास, तो मुझे नहीं पता मेरे अंदर से जो कहते हैं ना, एक घुटन, बेचैनी, और जो मेरे अंदर एक उबाल सा आ जाता है, और तब वो अपने आप को लिख पाती है। मैं कुछ नहीं कर पाती, और नहीं तो मेरे खाली दिन जाते हैं, सारा दिन कुछ नहीं लिख सकती। आप कहेंगे एक शब्द लिख दो, तो एक शब्द भी नहीं लिख सकती। ओ, तो ये ताकत रचना की है, मेरी कोई ताकत नहीं है। बहुत वेरी हम्बल, वेरी हम्बल। तो आपकी रचनाओं का जो अनुवाद हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? रचनाओं का अनुवाद मेरे ऐसा हुआ कि मेरे पहली एक कविता थी जी। ठहरना एक खामोश क्रिया है। हाँ। ये कविता मैंने अपने फेसबुक पोस्ट लगाई थी, तो उसके ऊपर थी, उसको पढ़ के ना, सुरेंद्र नाथ कपूर जी थे, अभी अभी उनका देहांत हुआ है, और मतलब उससे तो मैं बहुत दुखी हुई कि इतनी जल्दी वो चले गए। लेकिन उन्होंने वो कविता पढ़ी, और पढ़ के ना उसका अनुवाद करके और वो कमेंट में लगा दिया, और ये होगी कोई 4-5 साल पहले की बात। तो वो पढ़ के उनका अनुवाद मैंने फिर शेयर किया। फिर वो 2-3 साल बाद फिर आए और मेरी क्या करने लगे कि मैं जो भी लिखती थी उसका अनुवाद करके कमेंट में लगा देती थी, और ये सिलसिला कई महीनों चला। अच्छा। हाँ, मेरी एक दोस्त थी, दोस्त है सुनीता शानू। उन्होंने देखा, तो फिर वो जो कमेंट में लगाते थे मैं उसको शेयर करती थी, तो उन्होंने कहा कि वंदना कितना सुंदर अनुवाद करते हैं, तो तुम अपने अनुवाद की एक किताब क्यों नहीं छपवा लेती। तो मैंने फिर सुरेंद्र जी से बात की। मैंने कहा सर, आप इतना बढ़िया अनुवाद कर रहे हैं, तो आप अपनी कविताओं की, मतलब जो अनुवाद कर रहे हैं उसको एक छपवा लीजिए एक उसमें। तो कहने लगे कि भाई मेरी इतनी एज है, इस एज में मैं इतनी मेहनत तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मुझे आपका लेखन बहुत पसंद आ रहा है, और उसका अनुवाद करके मुझे आत्मिक शांति मिलती है। तो मैं जो है ना, आप जो कविताएं देंगी, मैं उनका अनुवाद तो कर दूंगा, लेकिन मैं छपवाने की प्रक्रिया नहीं कर सकता, वो आपको करना पड़ेगा।
तो मैंने कहा सर फिर आप ऐसे अनुवाद ना करिए, उससे बेहतर है कि मैं कुछ कविताएं आपको दे देती हूँ, उनमें से जो आपको बेहतर लगे उनका आप अनुवाद कीजिए। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब 50 कविताओं का अनुवाद किया और इंडिया नेट बुक्स के माध्यम से मेरा ये अनुवाद की जो पहली किताब आई, फेदर्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, ये 2020 में प्रकाशित होकर आया है। 2020 नहीं, 2020 में। और 2021 में क्योंकि सुरेंद्र जी का ये मतलब बहुत दिली इच्छा थी कि बायलिंगुअल में आता, वो आया खाली अंग्रेजी में अनुवाद, उनकी दिली इच्छा थी कि बायलिंगुअल में आए, तो बायलिंगुअल में ये आया 2021 में, धूसर रंगों की चटक कलाकृति। और इसके लिए मैं डॉक्टर संजीव कुमार की हार्दिक शुक्रगुजार हूं, अर्थात आपकी, कि आपने इन दोनों इच्छाओं को उनकी पूर्ण किया और उसको लेकर सबके सम्मुख आए। मैं बहुत शुक्रगुजार। मुझे तो इसी चीज का संतोष है कि हमने उनको वादा किया था कि हम करेंगे ऐसा, तो उनके सामने वो चीज संभव हो सके। जी जी बिल्कुल, वाकई उनकी दिली इच्छा थी और ये आपने पूर्ण की, आपके माध्यम से पूर्ण हुई। ये मैं मतलब आपकी भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मामले में। तो नो, इट्स माय प्लेजर। आप लेटेस्ट कौन सी कविता लिखी है आपने? लेटेस्ट मैं अभी निकाल के बता देती हूँ, क्योंकि मैं लिखते तो हम रहते ही हैं, वो वाली चीज है कि कौन सी लेटेस्ट लिखी। तो लेटेस्ट है मेरी आंखें। लेटेस्ट कविता है मेरी आंखें। सुनाइए। अच्छा, सुनानी है? और क्या, अच्छा। दर्शक आपकी कविता का आनंद लेंगे। जी बिल्कुल। तुम्हारी आंखों से स्वयं को देखती मैं, कभी स्वयं को देख ही ना पाई। तुम्हारी आंखों से स्वयं को देखती मैं, कभी स्वयं को देख ही ना पाई। ये तुम्हारी आंखों का सुरूर ही था, जो सुरलौने रंग में भी इतरा जाता था काजल। अब तुम नहीं हो कैसे कहूं, अब तुम नहीं हो कैसे कहूं, चारों ओर तुम्हारी आंखें मुझसे बतियाती हैं। जो मैं नहीं करती थी, जो मैं नहीं कहती थी, जो मैं नहीं सोचती थी, वही सारे फलसफे बिखेर जाती हैं और कहती हैं अब इन्हें पूरा करो, अब इनमें मुझे पाओ, अब इनसे नया संसार रचो। और मैं थकी सी खड़ी रह जाती हूं जब खाली आसमान ताकती हूं। अब किस इंद्रधनुष में खुद को ढालूं जो आसमान सतरंगी हो जाए। मेरा आसमान और जमी तुम ही तो थे, मेरे ख्वाब और हंसी तुम ही तो थे। मुझे मेरी आंखें दे दो, लौटा दो वो बिखरी उलझी लटें, जिनके खम से मुस्कुरा उठती थी तुम्हारी आंखें। संवाद के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, सिखाया तुम्हारी आंखों ने, मुझसे मुझे मिलाया तुम्हारी आंखों ने। अब कैसे निर्वाण पाऊं, ये चारों तरफ बिखरे अंधेरे में। सच कहूं, मुझे राह दिखाते, नई राह बनाते, मुझ में से मैं दिखाते। असल में मेरी आंखें थे तुम, असल में मेरी आंखें थे तुम। बहुत अच्छा, बड़ा गंभीर भाव से लिखती हैं आप। जी जी, बहुत शुक्रिया। तो ये आंखें आपके पास नहीं रह पाई? नहीं, मेरे पास हैं, मेरे पास हैं, लेकिन जब मैंने यहाँ पर पिछले साल बहुत कुछ हुआ,
हम और आप सब जानते हैं कोरोना काल में न जाने कितने मित्रों ने कितने उनको अपनों को खोया है। सही बात है। और मन था बहुत आहत रहा। और वो भावनाएं मतलब अभी ये मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही लिखी है मैंने जी। कविता। तो ये भाव जो है वो अब उतरे हैं। अंदर ही अंदर एक घुटन होती है इंसान के अंदर। और मैंने अपने मित्रों को दुखी देखा, परेशान देखा, अपने जानकारों को ऐसा देखा, तो बस वो भाव थे जो इस रूप में उतरे। जिन्होंने अपने को ऐसे खोया है, जी। तो ये उनको समर्पित का कविता है। बहुत सही। तो कविताएं एक पक्ष हो गई, उसके बाद आपने समीक्षा और लेख भी लिखे हैं। वो किस संदर्भ में या किस प्रसंग के साथ में? इस समीक्षा में तो ऐसा है कि एक समीक्षा की किताब तो मैंने प्रवासी साहित्यकार हैं सुधा ओम ढींगरा जी, जो अमेरिका में रहती हैं, नॉर्थ कैरोलिना में। जानते हैं। उनके लेखन पर जितना भी उनका कृतित्व है उसके ऊपर पूरा एक किताब लिखी है, सुधा ओम ढींगरा रचनात्मकता की दिशाएं। बहुत सुंदर। एक तो ये लिखी, दूसरी मैंने लिखी अपने समय से संवाद। ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय के सौजन्य से प्रकाशित हुई। और इसमें मैंने जैसे हमारे वरिष्ठ साहित्यकार थे कुछ, उनकी कुछ रचनाएं ली और कुछ समकालीनों का लिया और कुछ जो बीच में अपने हमारे साहित्यकार थे, सबको मिलाकर उनके लेखन के ऊपर मैंने, जिसमें कहानी, कविता, उपन्यास तीनों क्षेत्रों को शामिल किया। तो ये तो मेरी एक समीक्षा की किताबें थी। बाकी एक कहानी संग्रह आया है और 3 मेरे उपन्यास आ चुके हैं। वेरी नाइस। तो इन उपन्यासों और कहानियों की विषय वस्तु कैसे सेलेक्ट करते हैं आप? देखिए, वो ही बात कह रही हूँ फिर से मैं कि मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करती। कविता की बात पे तो हमने मान लिया वंदना जी कि कविता नहीं, अंतर्मन से निकलती है। कविता खाली कविता ही नहीं, मेरे साथ तो ये हुआ है। इसकी मैं साक्षी इसीलिए कह रही हूँ, इसीलिए पुख्ता रूप से कह रही हूँ कि जब मैंने पहला उपन्यास मेरे लिखा गया है लिव इन रिलेशन पर, अंधेरे का मध्य बिंदु। मैं एक कहानी लिख रही थी, उसने अपने आप उपन्यास का रूप ग्रहण किया और वो कैसे लिव इन पर जाके टिकी है, जबकि मैंने इस विषय में के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। पहली चीज। दूसरी, लिव इन की मैं पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मैं लिव इन के पक्ष में ये पूरा उपन्यास लिखा गया है। अरे वाह, ऐसा कैसे? अब आप सोचिए, देखिए अब आप, तो अब मैं इस चीज को क्या कहूंगी कि रचना ने ही मुझे चुना, मैंने रचना को नहीं चुना। सही है। अब लेटेस्ट उपन्यास जो भारतीय ज्ञानपीठ से आया है, कलर ऑफ लव, ये डाउन सिंड्रोम बच्चों पर आधारित है। मैं डाउन सिंड्रोम के बारे में ABC नहीं जानती थी, मैं ये भी नहीं जानती थी कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है, कभी इस बारे में जाना ही नहीं। लेकिन मेरे एक मित्र मेरे घर आई अपनी बेटी को लेकर, और तब मुझे पता चला उनकी बेटी जो है डाउन सिंड्रोम थी। तब पहली बार इस विषय के मतलब इस बच्चों की इस अवस्था के बारे में पता चला कि डाउन सिंड्रोम भी कोई समस्या या अवस्था होती है। और उसके विषय में जानना, उसके विषय में खोजना शुरू किया, पता किया तब। और क्योंकि वो मित्र भी चाहती थी, उन्होंने मुझसे बात की कि आप तो लिखती हैं, आप लिखो इसके ऊपर। अब क्या कहूं इस चीज को, रचना खुद मेरे पास आ रही है। ठीक बात है, बढ़िया किसी है। के माध्यम से कहलवा रही है। मैंने कहा यू आर लकी कि जी बिल्कुल, इस मामले में तो बहुत लकी हो कि रचनाएं खुद आ रही है, खुद कहलवा रही है। इसे कहते हैं कुएं का प्यासे के पास आना। जी जी बिल्कुल आप कह सकते हैं इसको बिल्कुल कह सकते हैं।
तो दूसरी चीज ये कि सामाजिक जो परिवेश है उसका प्रभाव आपकी लेखन पे कितना पड़ता है? वो तो पड़ेगा, पड़ेगा। उससे तो अछूता कोई भी नहीं रह सकता। कितना? सामाजिक राजनीतिक जो भी परिवेश है, जो समाज में, देश में, हमारे काल में घटित हो रहा है, वो उसका, उससे अगर हम परे होकर लिखेंगे तो हम लिख ही नहीं सकते। हाँ, लेखक जो है अपने समय के यथार्थ को लिखता है, और समय के यथार्थ में कल्पना को जरूर शामिल करेगा, लेकिन यथार्थ से अछूता होकर नहीं लिख सकता। तो हमारे समय की जो भी घटनाएं होंगी वो ही हमें आंदोलित करती हैं और लेखन को प्रेरित करती हैं, तो वो किसी ना किसी रूप में आएगा। कोई ऐसी घटना याद कीजिए जिसने आपको कहीं पर झकझोर दिया हो या रोक दिया हो किसी चीज से, रिमार्केबल सिचुएशन। देखिए संजीव जी, ये तो बहुत चीजें ऐसी हुई हैं कि देखिए बुजुर्ग हैं तो उनके बारे में अक्सर सुनते रहते थे कि भाई बच्चे छोड़ जाते हैं उनको। अब मैं आपको एक ऐसी वो बताती हूँ अपने लेखन की कि भाई बच्चे यहाँ पेरेंट्स जैसे बाहर, बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं और पेरेंट्स यहाँ पर अकेले रह जाते हैं। तो मैंने इसके ऊपर एक कहानी लिखी, लाशें ही बोलेंगी। ओ माय गॉड, इसका तो तो शीर्षक ही धमाकेदार है। जी, आप बिलीव नहीं करेंगे इस बात पर कि वो कहानी मैंने लिखी और उसके 2 दिन बाद ही एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में यही फेसबुक पे लोगों ने लगाया कि भाई क्या हुआ कि उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई जी। फ्लैट में वो बंद थे जी। और बच्चों को, मतलब लोगों को पहले पता नहीं चला, और जब पता चला तो बच्चों को फोन किया तो बच्चों ने मना कर दिया आने से कि आप लोग ही क्रियाक्रम कर दीजिए। बताइए। और ये चीज मतलब मेरी में घटना दूसरी थी, दूसरी तरीके से घटित हुई, बस इतना ही फर्क था, बाकी यही चीज मैं लिख के चुकी थी। अब आप इससे अंदाजा लगाइए। नहीं, ठीक बात कह रहे हैं कि वो ही घटना घट रही है वहां पे, मेरे उसमें भी यही बच्चे कहते हैं कि हम नहीं आ रहे, और वही चीज एग्जैक्ट हो गई। तो मैंने वहां लिखा कि ये चीज तो अभी मैं 2-3 दिन पहले ही अपनी कहानी में लिख के चुकी हूं। तो ऐसी घटनाएं मेरे साथ बहुत घटित हुई हैं। हाँ, डिजिटल जो सिस्टम आ गया है जिसे डिजिटल ईरा कहते हैं, इसमें आपको क्या लगता है साहित्य का क्या भविष्य है? देखिए, साहित्य का इसमें भविष्य आप जानना चाह रहे हैं तो माध्यम हर एक रहेगा, और आज की अब जो जनरेशन आ रही है, यंग जनरेशन, वो डिजिटली ही पढ़ना प्रेफर करती है, एक तरीके से उसको वो ही पसंद है। तो उस लिहाज से तो अगर हमें उन तक पहुंचना है तो उनके लिए डिजिटल माध्यम पर हर एक किताब सुलभ होनी चाहिए, अगर यंग जनरेशन को इससे जोड़ना है तो वो उनके लिहाज से तो भविष्य साहित्य का आगे होगा भी यही। आगे जितना भी साहित्य है वो डिजिटली ही सुरक्षित रहेगा। बाकी ये है कि हम ये नहीं कहते कि पुस्तक संस्कृति खत्म होगी, पुस्तक संस्कृति हमेशा रहेगी, कभी भी ये नहीं है कि वो खत्म हो जाए। किताब पढ़ने का नशा अलग होता है, नशा अलग है। तो जो हमारी पीढ़ी है और आगे भी जैसे ये होगा कि जब वो बुजुर्ग होंगे या कुछ होगा, मान लो उनके आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है और अगर पढ़ने का उनको शौक है तो वो भी किताब ही पढ़ेंगे फिर। ठीक बात है। डिजिटल हम हमेशा इस पे नहीं पढ़ सकते। अब जैसे मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ती हूँ, ज्यादा चीजें किताब में ही पढ़ने को प्रेफर करती हूँ। तो यही मैं सोचती हूँ कि आगे आगे दोनों तरीके से ही भविष्य सुरक्षित है साहित्य का। गुड। अब आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ लेते हैं, लिखने के बिल्कुल। अलावा क्या क्या हॉबी हैं?
हाँ, क्या क्या हॉबी है, लिखने पढ़ने का ही शौक है, फिलहाल तक तो यही चल रहा है। बाकी ये है कि अच्छा म्यूजिक सुनना वो पसंद है कि दिल होता है तो फिर जिस दिन मन हो तो फिर सारा दिन ही वो गाने ही सुनूंगी मैं, या मूवीज कोई अच्छी हो तो वो देख ली। बहुत सुंदर। तो ज्यादा इतने नहीं शौक पाल रखे, हाँ मेन यही है। और अपने पीयर लेवल पे, अपने समकक्ष जो लेखक हैं या रचनाकार हैं, उनके लिए आप क्या जी, सुझाव देना चाहेंगे? अरे अभी सुझाव देने की तो मेरी कोई ऐसी वो नहीं हुई है कि ऐसा ना मेरी उम्र है ना। आपके जो अनुभव है उससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अनुभव की बात अगर ये है तो उसमें मैं यही कहूंगी कि कोई भी लेखक हो, आज का समय वैसे तो बहुत बदल गया है। जी, आज के समय में लेखक को भी अपना प्रमोशन करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं मतलब जो मैं देख रही हूं कि अगर आप चुप होके बैठ गए तो आपकी रचना तक पाठक जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं। बिल्कुल ठीक तो बात। ऑनलाइन ने ये सुविधा तो जरूर दी है, क्योंकि मैं अपने बारे में कहूंगी तो हम तो ऑनलाइन की उपज कहलाएंगे। ठीक बात तो है। हमें तो इसी के माध्यम से ही हम बाकी अपने पाठक वर्ग हम लोगों ने बनाया है, और हम साहित्यकारों तक या प्रकाशकों तक इसी के माध्यम से पहुंचे हैं। नहीं तो उससे पहले तो वो एक अलग ही दुनिया में रह रहे थे। तो आज के समय में हमें दोनों को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, और जो भी लेखक है उसको भी अपनी थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, जब आप अपनी एक पहचान बना लेंगे ना थोड़ी मेहनत करके, फिर आपके जो पाठक है वर्ग है वो आपको खोज के भी पढ़ लेगा। तो थोड़ी मेहनत आज के समय में लेखक को करनी पड़ती है। ठीक बात है। हाँ, मैं वो बात अलग है कि हमारे जैसे लोग नहीं कर पाते हैं। जो यंग जनरेशन है वो बहुत मेहनत कर लेती है। लेकिन इसमें एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर प्रकाशकों का सहयोग भी रहे साथ में लेखक के, वो भी प्रचार में प्रसार में उसके साथ रहें, थोड़ा सा उसकी कृति पर बातचीत करवाएं अपने माध्यमों से, तो वो बहुत दूर तक पहुंचती है। जो मैंने आजकल बड़े प्रकाशकों और लेखकों का जो संबंध देखा है, उससे मैंने ये जाना है कि उन्होंने अपने लेखकों की एक पहचान बनवाई पहले। तो उससे जो है उनके लेखकों तक उनके पाठक अपने आप पहुंचते हैं और उनका इंतजार करते हैं कि कब इनकी कृति आ रही है। तो लेखक और प्रकाशक का जो एक गठजोड़ होता है, ये ही पाठकों को लेखन के प्रति आकर्षित कर सकता है। देखिए, यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं जी, आपकी इस बात से सहमत हूं कि लेखक और प्रकाशक को ज्वाइंट एफर्ट करने से। जी लेकिन बिल्कुल। हमारा अनुभव ये कहता है कि प्रकाशक जो है ना, वो ऑथर कॉपीज लेकर के 50% से लेकर 70% तक ऑथर ऐसे हैं जो 5 कॉपी लेकर के और खुश हो जाते हैं, उसके बाद में वो किताब की बात नहीं करता। जी ये मेरा अनुभव है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मैं मानती हूँ, ये बात भी तो मानती अगर हूँ, ऐसा भी दोनों होता है। दोनों मिलके नहीं चलेंगे करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। जी, नुकसान, मैं तो दोनों का ही कह रही हूँ, मैं एक की बात ही नहीं कर रही इसीलिए। अंततः नुकसान जो होता है वो लेखक का ही होता है। लेखक का होता है, क्योंकि उसकी उसकी कॉपी जो है डंप हो जाती है। ना प्रकाशक कुछ करता ना लेखक कुछ कर पाता फिर। प्रकाशक के पास 500 टाइटल है, वो 500 लोगों का काम करेगा नहीं या कर ही जी नहीं जी सकता। तो इसलिए क्या होता है, जी। लीड लेखक को लेनी पड़ती, प्रकाशक सहयोग देता है। तीसरी चीज, हाँ जी। अगर आप ये सोचें कि आप पाठक वर्ग में रीच करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका अपना निकटस्थ वर्ग होता है, फिर दोस्तों की दुनिया होती है, वहां से फैलती बिल्कुल, है। वहां ऐसा से नहीं हो फैलती है, सकता कि हम बिल्कुल। चौराहे पर खड़े हो जाए और किताब दिखाएं नहीं, तो वो तो हो ही नहीं सकता। देखिए संजीव जी, अब जैसे आप हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे एएच व्हीलर्स पर, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर, या आउट ऑफ इंडिया वर्ल्ड लेवल पर किताबें पहुंचाने का आपने काम कर रहे हैं। जी, तो अब मेरी जैसे बात हुई विनय जी से, तो मैंने उनको बताया 2-3 जगह, और ये होता है आपसी सहयोग और समझ। कि करेक्ट। मैंने कहा, जब मुझे पता चला कि भाई मेरा प्रकाशक अगर ये काम कर रहा है,
तो मैं उसको 4 जगह और बताऊंगी कि आप यहां भी रखवाइए। लेकिन कई प्रकाशक ऐसे होते हैं कि जो आपकी छाप दी, आपसे ने मान लो उससे 10-20 प्रतियां ले भी ली, उसके बाद वो भी अपने आगे बढ़ जाते हैं और लेखक भी वहीं पे रुक के बैठ जाता है। वैसे आपको सच्ची लेकिन बता प्रकाशक के वो बारे में आगे नहीं, बहुत से प्रकाशक ऐसा है कि आगे भेजती नहीं है किताबें। जो काम आप कर रहे हैं ऐसा काम हर एक नहीं कर रहा, मैं ये देख रही हूँ। सुनिए, अवधारणा ये है कि प्रकाशक बहुत कमाता है, लेकिन सच्ची बात है, प्रकाशक को कोई कमाई नहीं होती। आज 500 किताबें छापने के बाद मेरा निष्कर्ष ये कि प्रकाशक को अपनी जेब से ही लगाना पड़ता है, चाहे कोई कितना भी समझे कि मैंने इतने पैसे दे दिए, मैंने इतनी प्रतियां खरीद ली, फलाना ढिमका, कोई प्रॉफिट नहीं है प्रकाशक को। जी, ये तो देखिए आप बेहतर जानते होंगे इस बारे में। मैं कभी ये नहीं कहती, मैं तो कहती हूँ कि देखिए मेरी किताब से अगर प्रकाशक को फायदा नहीं होगा तो वो मुझे क्यों छापेगा, पहली चीज। और तो मेरा अपनी ये सोच है कि प्रकाशक को फायदा भी होना चाहिए, और फायदा होगा तो वो लेखक को रॉयल्टी भी देगा। मैं बात वहां तक करती हूँ कि अगर फायदा होगा तो वो कहेगा कि भाई इस लेखक से मुझे फायदा हुआ है, तो उसका भी अधिकार बनता है। अब मेरी जिस किताब से जिस प्रकाशक को फायदा हुआ है दिया उन्होंने, और वो एफर्ट कर रहे हैं वो प्रकाशक। ये न समाप्त होने वाली बहस है, इसमें जी हाँ, हम आपकी साहित्य की बात कर रहे हैं। तो क्या संदेश आपने अपने पीयर लेवल पे दिया साथियों के लिए? बस यही दिया कि आप लेखन करिए, लेखन के साथ हाँ जो जोड़ तोड़ करते हैं, जोड़ तोड़ से जो काम करते हैं ना, वो लेखन कब तक रहेगा, आपके जीवित रहने तक रहेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है जी। हाँ, आपके लेखन में दम होगा तो वो बहुत दूर तक जाएगा, देर से जाएगा लेकिन दूर तक जाएगा। वेरी गुड। बस मैं इतना समझती हूँ, बहुत सही। क्योंकि आज के समय में भी यही हो रहा है। जो हमसे पहले थे, न जाने कितने ऐसे लेखक थे जिनके बारे में कोई जानता नहीं था। शिवरानी देवी के प्रेमचंद घर में पढ़ो तो पता चलता है, और वो कितनी अच्छा लेखन उनका भी था, लेकिन वो कहीं दूर तक उनकी पहुंच ही नहीं थी। तो ये जो चीजें हैं हमें पता चलती हैं, देखते हैं, और आज हम मंगा के हम पढ़ रहे हैं। हमने मंगाई, पढ़ी किताबें, हमने जानना चाहा कि हमारे पहले लेखक जिनको साहित्यकारों ने नहीं गुना, हम आज उनको खोज खोज के पढ़ रहे हैं। देर से सही आपकी पहुंच होगी। अपने लेखन पे विश्वास रखिए, और आपके लेखन में अगर दम है तो दूर तक। सही कह रही हैं। और इसी के साथ हम आज की सभा विसर्जित करने की अनुमति लेते हैं। जी बिल्कुल, आगे मिलते रहेंगे। और आपकी आपसे बात करके अच्छा लगा। महत्वपूर्ण बात यह रही कि लेखक और प्रकाशक को शामिल होकर के ज्वाइंटली, संयुक्त रूप से प्रयास करना चाहिए, और लेखकों को आगे कदम बढ़ाना चाहिए ताकि प्रकाशक उनको सपोर्ट कर सकें और पाठकों की संख्या बढ़ सके उनकी, और उनकी किताबें पहुंच सकें। तो आपके इन शब्दों के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया और एक स्वस्थ बातचीत की। थैंक यू।